ऐसे अधूरे ज्ञान की वजह से चली जाए तो फिर हो सकता है कभी वापस ना आए। ठीक है, एक बार आपने पैसे खो दिए तो हो सकता है आप दोबारा कमा लोगे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आपने मिस नॉलेज के चलते, मिस कम्युनिकेशन के चलते हेल्थ खो दी तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यंग कंटेंट क्रिएटर्स पे जो कि हेल्थ का कंटेंट बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, अपने क्रेडिबिलिटी को लेके, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को लेके। क्या आपको रिलेशनशिप में काफी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर फैमिली में है काफी दिक्कतें, या फिर आपको करियर में पाथ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिटनेस से रिलेटेड काफी दिक्कतें आ रही हो, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, सो डोंट वरी, आप जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे लाइफ कोचेस, ऐसे साइकोलॉजिस्ट और बाकी सारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे गारंटीड रिजल्ट्स, और इनके हमें बेहतर रिव्यूज ही मिले हैं, तभी आप इनसे कनेक्ट करेंगे। तो आज ही डीएम करें और जुड़े हमसे। Welcome to TVT. Today we are here with Dr. Siddharth, who is an orthopedic surgeon. So let's welcome sir. Hello Niharika, thank you for inviting me to the show. My name is Dr. Siddharth Gupta. I am a consultant orthopedics. I am practicing in Adarsh Multi-Speciality Hospital and Trauma Center, Delhi. I am primarily a complex trauma and a joint replacement surgeon. My education and training have been through the medical colleges of Delhi only. I've done my MBBS from Maulana Azad Medical College, Delhi, and post-graduation and senior residency from University College Medical Science and GTB Hospital, Delhi. Then I went to England, University Hospital, Birmingham, for my advanced training in joint replacement and arthroscopy. सर, एज वी नो कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो आप इस जर्नी तक कैसे पहुंचे, आप बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बचपन से ही एक्चुअली मुझे जो है टूटी फूटी चीज़ों को ठीक करने में बड़ा मज़ा आता था। जैसे घर में कोई टॉय टूट गया या कोई शो पीस है वो मैंने क्रिकेट खेलते हुए तोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो उसको जोड़ने में, उसको रिपेयर करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। तो और अगर मैं आज से 25-30 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम ई-कॉमर्स वगैरह नहीं होता था कि अच्छा ठीक है ये चीज़ टूट गई तो आप ऑनलाइन जाइए और नई ऑर्डर कर दीजिए। तो उस टाइम अगर कुछ टूट जाता था तो पेरेंट्स एकदम से नया नहीं दिलाते थे, तो उसको आपको रिपेयर करना होता था या उसको हम रिपेयर करवा के लाते थे। आजकल तो आप नया ऑर्डर कर सकते हो। तो जो टूटी फूटी चीज़ों को जो रिपेयर करने का जो जोश था, जो एक कॉन्सेप्ट माइंड में था, तो उसके चलते मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैंने दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैं MBBS में आया, तो मुझे लगा कि टूटी फूटी चीज़ों को ठीक करने का तो मुझे शौक है ही। तब मैंने देखा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कैसे अगर कोई हड्डी टूट जाती है या फिर कोई जोड़ घिस जाता है तो उसको नया भी लगाया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है प्लेट रॉड वगैरह डाल के। तो मुझे उसने काफ़ी फैसिनेट किया। तो मुझे लगा कि वही एक इंस्टिंक्ट थी, बचपन की एक हॉबी थी जो आगे चल के अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी में तब्दील हो चुकी है। जी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बोन हेल्थ, तो इससे रिलेटेड आप कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल आप देखेंगे कि जैसे सब लोग फिटनेस की बात करते हैं, ठीक है, आइडियल वेट की बात करते हैं, BMI की बात करते हैं, लेकिन जब भी किसी को हम बोलते हैं कि जी आपका वेट ज़्यादा है, तो वो इस तरह से कह के बचते हैं कि नहीं जी मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, मेरी तो बोन्स हैवी हैं, मेरा तो जो बोन का वेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये मिथ ऑडियंस में ब्रेक करना चाहता हूँ आज कि भाई जो ह्यूमन स्केलेटन है उसका एवरेज वेट जो होता है वो 10 से 12 किलो होता है और वो सभी में लगभग समान होता है। ठीक है, तो ये कहना कि भाई मेरी बोन्स हैवी हैं या मेरी बोन्स का वेट ज़्यादा है इसलिए मेरा वेट जो है बढ़ रहा है, ऐसा कहना गलत है। तो जो भी अगर आप वेट गेन करते हैं, अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं या आपका BMI हाई हो रहा है तो उल्टा होता है। इनफैक्ट बोन की जो डेंसिटी होती है, जॉइंट्स जो होते हैं वो और ज़्यादा घिसने लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप वेट गेन करते हैं तो आपकी बोन हेल्थ और ख़राब होती जाती है। जी। दूसरा एक मिथ बड़ा कॉमन रहता है लोगों में कि भाई अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके बारे में आपको तभी मैटर करता है जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एक साइलेंट डिसीज़ की तरह होता है, एक साइलेंट बोन किलर की तरह होता है। जब लेडीज़ मेनोपॉज के बाद और
मेल्स में यूजुअली 55 से 60 की उम्र में बोन्स जो है घिसने लग जाती हैं और उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट का कंटेंट है वो कम होने लगता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो उसके बारे में तभी ध्यान देते हैं जब कोई छोटा मोटा चोट लग के उनको फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि उसकी टर्मिनल स्टेज है। तो इसके बारे में अगर हमें पहले से ही पता हो, पहले से ही हम इस पे ध्यान दे के रखें, जब तक कि वो हमें तकलीफ नहीं भी दे रहा है, ठीक है, तकलीफ नहीं भी दे रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है, तभी उसको मैनेज कर लिया जाए तो शायद आगे फ्रैक्चर वाली कंडीशन आए ही ना। जी। और सर आजकल हम काफ़ी बिजी लाइफ में जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रख सकते हैं? देखिए, बिजी तो आजकल सब हो गए हैं, व्यस्त सब हो गए हैं, लेकिन इसके लिए मैंने जो एक फॉर्मूला अपने पेशेंट्स को देता हूँ वही मैं आज दर्शकों को भी देना चाहूँगा। इसके लिए एक हम SED, ठीक है, सेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट। देखिए, सोने के लिए आप जो है सबसे पहले 5 से 6 घंटे की एक साउंड स्लीप लें। उसके लिए ज़रूरी है कि सोने से आधे घंटे पहले आप अपना जो मोबाइल है वो बंद कर दें, ठीक है, और सोने से 3 घंटे पहले तक ही कुछ खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। उससे आपको नींद साउंड आएगी, एसिडिटी नहीं होगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। एक बार नींद साउंड आई, आप सुबह टाइमली उठेंगे, बिफोर सनराइज आपकी आँख खुल जाएगी। तब आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपको लगभग 30 से 40 मिनट करनी है और हफ्ते में 6 दिन करनी है। एक दिन आप रेस्ट दे सकते हो। एक्सरसाइज का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2+2+2, यानी कि 2 दिन आपको कार्डियो करना है, 2 दिन आपको योगा करना है और 2 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो S हो गया, E हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, डाइट। हम खाते क्या हैं? तो आज से आप ये प्रण लें कि जो भी चीज़ आपके सामने आएगी खाने से पहले, आप सीधा उस पर हाथ मार के उसको अब मुंह के अंदर ना डालें, पहले सोचें क्या ये मेरे लिए नुकसानदायक है या नहीं है जी। और 99% ऑफ द टाइम आपके माइंड को, आपकी बॉडी को खाने को देख कर ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ टेस्टी है या हेल्दी है, ठीक है। बस हमें 2 मिनट का उसमें पॉज देके, 2 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड्स का पॉज देके अपने आप से ये सवाल पूछना होता है। तो आज से ही आप सवाल पूछना शुरू करें। मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइटरी प्रिंसिपल्स नहीं दे रहा हूँ कि इतनी कैलोरीज आप खाइए, इतना फाइबर आप खाइए, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड मत खाइए, ये सब चीज़ें बात नहीं है, दे आर टू टेक्निकल। बट आवर माइंड एंड बॉडी नोज कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नहीं। तो अपने आप से 30 सेकंड्स रूल बनाएं एक डाइट में। कुछ भी उठाने से पहले एक बार सोच लें कि ये मेरे लिए फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ठीक है। बाकी सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं। हम एपेक्स डाइट फॉलो करनी चाहिए। एपेक्स का मतलब है कि ब्रेकफास्ट में आप अच्छे से खाना खाएं, ठीक है, जबकि उल्टा होता है, हम जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट स्किप करके निकल जाते हैं ऑफिस में, ठीक है। लंच उससे थोड़ा लाइट करें और डिनर बिल्कुल ना के बराबर करें। हमारा जो एपेक्स है वो उल्टा हो गया है, ठीक है। नाश्ते में हम कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है, लंच में हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं उससे, क्योंकि भूख बहुत तेज लगती है, और रात को बिंज ईटिंग कर लेते हैं और उससे नींद नहीं आती, एसिड रिफ्लक्स भी होता है और अगले दिन सुबह फिर वो विशियस साइकिल बन जाता है, काम में मन भी नहीं लगता। तो SED फॉर्मूला फॉलो करें और बहुत स्ट्रिक्ट कोई डाइटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस 30 सेकेंड्स रूल बनाएं खाने से पहले कि ये खाएं या ना खाएं, उसी से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा जी। सो सर, थ्रू आउट योर करियर अब तक आपने जितनी भी सर्जरीज परफॉर्म करी हैं, तो उसमें से अब तक कोई ऐसी रिस्की रही है पेशेंट के लिए या फिर आपके लिए? देखिए, वैसे तो हर सर्जरी मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, सर्जन के लिए एक चैलेंज ही होता है, क्योंकि जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो आप पेशेंट्स को कट करके उसकी बोन्स तक पहुंचते हैं, उसको फिक्स करके बाहर आते हैं। अगर जोड़ रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर आप उसको बदल के बाहर आते हैं। ये एक मानव की बनाई हुई मशीन नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ये ऊपर वाले ने बनाकर हम सबको भेजा है और हम एज ह्यूमन बीइंग उसको ट्रीट कर रहे हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उसको खोल के देख सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो हर सर्जरी अपने आप में पहली बात एक चुनौती होती ही है, और हम सर्जरी में जाने से पहले हमेशा भगवान का ध्यान ज़रूर करते हैं। हाँ, फिर भी अगर आप एक केस की बात करें तो कुछ समय पहले एक 96 ईयर्स ओल्ड मेल थे, 96 साल के एक पेशेंट थे, जो कि
सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस से गुजर रहे थे। वही जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिसीज होता है। अचानक बस वो कुर्सी पे बैठते हुए घर पे गिरे, जो कि एक बहुत ही छोटी सी चोट है, कुर्सी से बैठते हुए कोई भी नॉर्मली गिर सकता है, और उनका कूला फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि वो 96 साल के थे तो उनमें बहुत तरह की और प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, उनकी शुगर हाई रहती थी, उनको हार्ट की भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके चलते उनको ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही थी जी। एक बार उनको स्टेंट भी डल चुका था तो खून पतला करने की भी दवाइयाँ चल रही थी। अब कूला अगर टूट जाता है व्यक्ति का तो वो ऐसी जगह होती है वहाँ पे आप प्लास्टर भी नहीं लगा सकते। पेशेंट को अगर आप छोड़ देंगे ऐसे ही तो या तो वो दर्द में तड़पता रहेगा या फिर वो बिस्तर में पड़ा रहेगा और उसको बेड सोर्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, निमोनिया, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सर्जरी करके पेशेंट को चलाना, वॉक करवाना बहुत जरूरी होता है। कूले की सर्जरी, जब कूला टूट जाता है तो इसमें हमें सर्जरी करना वाज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन, मतलब सर्जरी तो करना जरूरी ही था। और जब इतने सारी कोमॉर्बिडिटीज यानी कि इतनी सारी साथ में और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी तो कई हॉस्पिटल से, इवन बड़े हॉस्पिटल से उन पेशेंट को ये कह दिया गया था कि जी हम नहीं कर पाएंगे, आप देख लीजिए। मतलब उसको किसी ना किसी रूप में वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जी। तो वो कहीं गूगल वगैरह से सर्च करके मेरे पास आए, और चैलेंज तो हमारे लिए भी था क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने एक टीम वर्क करके होलिस्टिक अप्रोच के तहत उनको तैयार किया। हमारे फिजिशियन जो थे, एमडी मेडिसिन है, मेरे साथ काम करते हैं, वो उनका नाम मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, वेरी गुड फिजिशियन। और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट और हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं तो किडनीज भी खराब होने लग जाती हैं। हम सब ने मिलकर पहले एक रोड मैप तैयार किया कि सर्जरी में एनेस्थीसिया के दौरान क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हम पहले से कैसे तैयार रहें। तो हमने सारी प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करके लगभग 2-3 दिन तक सिर्फ उसकी प्लानिंग करी। सर्जरी तो हालांकि 40 मिनट की ही थी, लेकिन उसके लिए प्लानिंग हमने लगभग 3-4 दिन तक करी, और एट द एंड इट टर्न्ड आउट वेल। पेशेंट अच्छे से सही होके घर गए, वॉक करके घर गए, और ये काफ़ी मीडिया में भी काफ़ी कवर हुआ था, कई न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया था, कई न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया था। तो वो एक सबसे चुनौतीपूर्ण सर्जरी थी, लेकिन भगवान ने साथ दिया और किस्मत ने साथ दिया, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग केस। ओके, तो सर जैसे कि अगर कोई ऑर्थोपीडिक सर्जन बनना चाहता है या फिर जो यंग डॉक्टर्स हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको पढ़ाई तो अच्छे से करनी ही है। आप जो 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसी से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं सर, हमें तो बॉटनी, जूलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ हमें तो पढ़ना सिर्फ जूलॉजी ही है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, मैथ्स वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल बहुत से जो लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरे से आके पूछते हैं, सर ये इतना टफ फिजिक्स क्या ज़रूरत है, हम कौन सा इंजीनियर बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप लॉजिकली सोचो, सिर्फ ऊपर से सोचो तो बात ठीक है कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, फिजिक्स का क्या काम है। लेकिन अगर आप बॉडी को देखो तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ एमलगमेशन है। ठीक है, हमारे जोड़ कैसे काम करते हैं उसमें, हालांकि मैं आपको बताऊं, बायो मैकेनिक्स अपने आप में पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को, बोन्स को, जॉइंट्स को स्टडी करने की एक सेपरेट ब्रांच है। तो पढ़ाई अच्छे से करें, कभी भी ऐसे ना समझें कि ये सब्जेक्ट जो है हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेडिकल में उतनी ही काम आती है एट द बैकग्राउंड ऑफ योर नॉलेज। ओके, आप उसको अननोइंगली अप्लाई कर रहे होते हो, बोन को फिक्स करने में, जॉइंट्स को फिक्स करने में, रॉड लगाने में, प्लेट लगाने में। आप सोचो, आप बोन में स्क्रू लगाते हो, प्लेट लगाते हो, रॉड लगा के उसको फिक्स करते हो, अगर आपकी मैकेनिकल सेंस अच्छी नहीं है तो आप वो कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वहां वो इनडायरेक्ट यूज आता है फिजिक्स का। ठीक है, दवाई कौन सी देनी है, अब दवाई देने के लिए आपको
मैं ये नहीं कह रहा कि केमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी एप्लीकेशन होता है, तो सारे सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ें। ठीक है, डेप्थ में पढ़ें, और अगर आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम देंगे तो रैंक वगैरह तो सब आ ही जाएगा। ऑर्थोपेडिक्स जो होता है थोड़ा अपना हायर रैंक पे उठता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी रैंक लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं जी। तो ये आपको करना चाहिए। और दूसरा, जो यंग कंटेंट क्रिएटर की आपने बात करी थी ना, जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब भी कोई कंटेंट जनता को दे रहे होते हैं, ठीक है, आजकल जो है सोशल मीडिया अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। तो उसको ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से स्कूल नहीं गए या पूरी तरह से कॉलेज नहीं गए, तो जो आप उनको बोलेंगे वो उसको ही सच मान लेते हैं। तो जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका सोर्स आप हमेशा जांच परख कर ही वो कंटेंट डिलीवर करें। ये नहीं कि इंटरनेट से कुछ भी रैंडम आपने पढ़ा और उस पर वीडियो बना दी और उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, खासकर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, उससे लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है और हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने कभी कोई कार्डियक सर्जरी करी ही नहीं, जैसे मैं कार्डियो सर्जन नहीं हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और सपोज मैं किसी को ज्ञान देने लगूँ कि कार्डियक सर्जरी करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे करते हैं, तो ये एक सही बात नहीं है ना, ये एक सही बात नहीं है। तो जो मैं करता हूँ, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे उसकी बात करनी चाहिए। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखिए, किसी व्यक्ति ने सर्जरी करना तो दूर, शायद किसी पेशेंट को ट्रीट भी नहीं किया होगा, देखी भी नहीं होगी सर्जरी, और वो ज्ञान दे रहा है सर्जरी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, टीबी के बारे में, एचआईवी के बारे में। भाई उसकी, उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, और जहां से वो ज्ञान लेकर आ रहे हैं उसके सोर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो आपको जांच परख कर फिर कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। इट इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ एक बार ऐसे अधूरे ज्ञान की वजह से चली जाए तो फिर हो सकता है कभी वापस ना आए। ठीक है, एक बार आपने पैसे खो दिए तो हो सकता है आप दोबारा कमा लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आपने मिस नॉलेज के चलते, मिस कम्युनिकेशन के चलते हेल्थ खो दी तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यंग कंटेंट क्रिएटर्स पे, जो कि हेल्थ का कंटेंट बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, अपने क्रेडिबिलिटी को लेके, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को लेके। जी। सो सर, आप एज अ डॉक्टर लोगों के जीवन में क्या बदलाव, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बदलाव और सुझाव लोगों के जीवन से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स के प्रति जो समाज का एक रवैया है, पहले उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें। मैं तो नहीं कहूँगा बदलें, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, आप तो हमारे लिए खुदा हो, आपने हमारे लिए ये सब कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जी डॉक्टर भगवान नहीं है। ठीक है, वो भी एक इंसान ही है जिसको भगवान ने बना के भेजा है। हाँ, उसका काम है कि वो भगवान की बनाई हुई सबसे कीमती चीज की रखवाली करे, उसकी रक्षा करे। ठीक है, उसको जो है प्रिजर्व करे, अगर वो खराब है तो उसको ठीक करे। तो एज ह्यूमन बीइंग हमारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अगर हम भगवान होते तो हम ऐसी बीमारियों के सामने घुटने थोड़ी ना टेकते। नहीं तो हम कैंसर जैसी बीमारी जब स्टेज 4 तक पहुंच जाती है, कई बार उसे नहीं ट्रीट किया जाता, मेटास्टेसिस हो जाता है, तो उसके सामने डॉक्टर्स की लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर हम भगवान होते तो हम उसको भी रिवर्स कर देते। ठीक है, अगर हम भगवान होते तो हम ऐसी बीमारियों का भी इलाज खोज सकते थे जिनका इलाज आज तक नहीं मिल रहा है। तो आप समाज को ये पहले समझना पड़ेगा कि डॉक्टर एक इंसान है, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है, अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है, या अक्रॉस द बॉर्डर कहीं ओवरसीज प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पर्पस एक ही होता है कि उसका पेशेंट अच्छा होके जाए। जी। ठीक है, उसका पेशेंट अच्छा होके जाए, उसका पर्पस यही होता है। अब इस पर्पस को अचीव करने के लिए वो अपनी दिलो जान लगा देता है। ठीक है, वो अपनी दिलो जान लगा देता है, एक इंसान की तरह ही।
ठीक है, एक इंसान की तरह ही वो काम करता है, बस उसका डेडिकेशन, उसका एफर्ट, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कभी भी उसकी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कभी भी उसकी तुलना भगवान से ना करें। और इसी चीज़ों को मतलब डॉक्टर्स एक इंसान है और उनके एफर्ट्स को डिपिक्ट करते हुए मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है मिशन अक्रॉस, ठीक है। आप ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे जो ई-कॉमर्स साइट हैं उनसे आप देख सकते हैं, उस पर अवेलेबल भी है। इस बुक में हमने जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स के बारे में बात की है। जब आप रेजिडेंसी कर रहे होते हैं एमबीबीएस के बाद, जब आप किसी चीज़ में स्पेशलिटी करते हैं तो उसके अंदर आपको राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है, जो कि लगभग 3 साल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद आपकी 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी होती है। तो रेजिडेंसी के टाइम जब एक डॉक्टर तैयार हो रहा होता है उसमें किस तरह के थॉट्स होते हैं, उसको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, और पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और फैमिलियल, वो चारों लाइफ में अपनी फाइट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से होती है, समटाइम्स यू आर वर्किंग फॉर 36 आवर्स, समटाइम्स 48 आवर्स, वर्किंग 24 to 30 आवर्स इज नॉर्मल। अगर आपको 24 घंटे के बाद एक ब्रेक मिल जाए राउंड द क्लॉक काम करने के बाद, ऑपरेशन थिएटर में काम करने के बाद, तो दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग, ठीक है। तो उस टाइम उसकी पर्सनल, सोशल, फैमिलियल और प्रोफेशनल लाइफ चारों के बीच में वो झूल रहा होता है जी, ठीक है। और उस समय जब वो झूल रहा होता है तो उसका पर्पस तब भी एक ही होता है कि जिस पेशेंट को वो देखने जा रहा है या आगे जिसको देखेगा उसके लिए वो मैक्सिमम लर्न कर सके, ताकि वो आगे अपने पेशेंट्स का भला कर सके, आगे अपने पेशेंट्स को बेनिफिट दे सके। तो यही चीज़ जो है इस बुक में डिपिक्ट की गई है ना। और इस बुक को मेरे हिसाब से हर मेडिकल प्रोफेशनल को तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। हर मेडिकल प्रोफेशनल जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, या जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और उनको भी पढ़ना चाहिए जो लोग दूसरे प्रोफेशंस में जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो भी इन चारों चीज़ों के अंदर जूझ रहे होते हैं। मैंने मेडिकल प्रोफेशन की बात इसलिए की क्योंकि मैं उससे गुजर चुका हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मैं बात ज़्यादा उस चीज़ की करूँगा, ठीक है, दूसरों के डोमेन्स में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है जी, ठीक है, उसका रेशियो कम या ज्यादा हो सकता है। तो उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इट्स गोइंग टू बी रियली बून फॉर देम। या तो सर एक बार आप इस बुक के बारे में बता सकते हैं कि इसका जॉनर क्या है, बेसिकली ये मिस्ट्री है या फिर मेडिकल फिक्शन है? देखिए किसी भी चीज को अगर समझना हो, ठीक है, तो उसको कहानी के तौर पे समझा जाए तो बड़ा अच्छा रहता है, वो आपके माइंड में रजिस्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हमें बचपन में कोई मॉरल देना होता था या कोई एथिक्स की बात सिखानी होती थी तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स उसको एक स्टोरी की फॉर्म में बताते थे। वो दैट स्टोरी कैन बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज दैट दे वांट टू गिव। फॉर एग्जाम्पल आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, ठीक है, शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी, ठीक है, और शेर और खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो कहानियों से मैसेज देना इजी हो जाता है, पहली चीज, ठीक है। तो इसमें ये एक मेडिकल साइफाई थ्रिलर है, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया है वो आज के यूथ के लिए, ठीक है, यंग डॉक्टर्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल शनाया नाम की एक लड़की का किरदार है, ठीक है, शनाया नाम की लड़की का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके बीते हुए कल या पास्ट रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप्स मेडिकल में ही नहीं, आपके इंजीनियरिंग में या किसी भी स्टूडेंट लाइफ में हो सकते हैं। कई बार आपने अक्सर सुना होगा जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहते हैं हम अपने अतीत से ही आगे नहीं निकल पा रहे, आगे क्या करें, अतीत से, अतीत ही पीछा नहीं छोड़ रहा। तो
तो अतीत पीछा नहीं छोड़ेगा, अतीत तो जो हो चुका वो आपके साथ तो रहेगा ना मेमोरी में। ये कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं कि हमने डिलीट कर दिया या कट कर दिया, उसको कट करके कहीं और पेस्ट कर दिया। उसके साथ आपको आगे कैसे चलना है, उसके साथ आपको कैसे बढ़ना है, वो इस बुक के अंदर बताया गया है। ठीक है, वो साथ होते हुए भी उसको एज अ पावर यूज करना, अपनी कमजोरी नहीं, उसको एज अ पावर यूज करना, अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करना, उसको कैसे आप यूज करेंगे। दूसरा, इसमें 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात की गई है। ठीक है, जो वो 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, और उसके बाद वो अपने आपस में एज अ टीम वर्क करते हैं। इसमें एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि दिल्ली की ही कहानी है, दिल्ली के यमुना रिवर पर बने हुए एक ब्रिज की कहानी है। ठीक है, और वो एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे थे, उसका कारण क्या था, उस मिस्ट्री को सॉल्व उन तीनों ने एज अ टीम बन के किया। ठीक है, और जो उसमें मेन एक कैरेक्टर है डॉक्टर सम्राट का, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने अतीत की पावर को, अतीत के जो इंसिडेंट्स हैं उसको एज एन इंस्पिरेशन यूज करके उस मिस्ट्री को सॉल्व किया, और एक रूट कॉज तक जाके उसको ट्रीट किया। मतलब पेशेंट को ट्रीट करना और बात है, लेकिन वो पेशेंट वहाँ पे आ क्यों रहे थे, है ना, उसका कॉज क्या था, वो ट्रीट करना और बात है। तो ये बुक में सब मेंशन किया गया है, इसमें दर्शाया गया है, और इसको पढ़ के मुझे यकीन है कि वाकई बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी यंग प्रोफेशनल्स को, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना ये भी समझ आए। तो सर, इस बुक के पीछे छुपे हुए जो मीनिंग्स हैं, जो चिन्ह हैं छुपे हुए, वो आप बता सकते हैं क्या हैं? हाँ, इसमें जैसा कि हमने बताया कि भाई इसमें कुछ कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है। ठीक है, हर एक किरदार जो है वो आपके जीवन के किसी पहलू को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक ऐसे यंग पेशेंट के बारे में बात की गई है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो पैरालाइज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स की हेल्प करता है कि अपने कैसे ये प्रॉब्लम आ रही है और मिस्ट्री को सॉल्व करने में। एक ऐसे किरदार की बात की गई है जो पढ़ लिख के यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जब उससे मदद मांगी गई तो ही डिड नॉट डिनाई टू कम एंड हेल्प हिज फ्रेंड्स। सो इट्स एमलगमेशन ऑफ मिस्ट्री, टीम वर्क एंड सस्पेंस, थ्रिल एंड ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी, तो सर मेरे को ये भी जानना है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी इसको लिखने की, या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस बुक को लिखने की? इंस्पिरेशन, देखो, इंस्पिरेशन तो मैं ये कहूँगा कि जब आप मेडिकल फील्ड में होते हो, खासकर आप एक सर्जिकल फील्ड में होते हो, तो सुबह से शाम तक आप लोगों के दुख दर्द सुन रहे होते हो। जी। कोई भी व्यक्ति आपके पास देखो खुश होके तो नहीं आता है ना, ये फैक्ट है। ठीक है, कोई परेशानी में है, दुख में है, तभी आता है। सुबह से रात तक आप उनके कष्टों का निवारण कर रहे होते हो। ठीक है, यू आर ट्रीटिंग देम इन सम वे और दी अदर। जब आप रात होती है, 9-10 बज जाते हैं और 10 बजे तक आप घर पहुंचते हो, तो तब आपको सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आप परिवार के लिए तो तभी आए। ठीक है, तो आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। तो उस चीज को सुनाने के लिए, या यूँ कहिए कि इतने सारे जो थॉट्स थे, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके लिए मैंने लिखना शुरू करा, और एक टाइम पे आके ये बुक बन गई। जी। तो एज वी नो कि आप एक सर्जन भी हैं, राइटर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आप इन सारी फील्ड्स को एक साथ बैलेंस कैसे करते हो? देखिए, बैलेंस करना बड़ा आसान है। ठीक है, जैसे आप एक ट्रायंगल की तरह सोचिए, एक ट्रायंगल है और उसको एक बीच में आपने फलक्रम पे बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसको आपने फलक्रम पे बैलेंस किया हुआ है। इस तरह के टॉयज भी आते हैं ना मार्केट में, बैलेंसिंग वाले टॉयज। तो आपको सारी चीज़ों के बीच में संतुलन बना के चलना है। ठीक है, जब मैं डॉक्टरी कर रहा होता हूँ तब भी मेरे माइंड में ये चल रहा होता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्जरी कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं लोगों को अवेयर कैसे करूँ। मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मुझे अपनी सर्जरी को लोगों को दिखाना है, नो जी, क्योंकि लोगों के माइंड में मिथ होती है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, अब
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा जो नॉलेज है वो ऐसे ही बिखरा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी वगैरह मुझे लगता था कि नहीं है काफ़ी जगह पे। तो मैंने सोचा कि भाई लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं जो काम कर रहा था, ठीक है, मैं जो काम कर रहा था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, ठीक है, और लोगों ने उसको पसंद भी किया। आज जब मैंने 7 इयर्स पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उस पर कई वीडियोस पे मेरे 1 मिलियन, 1.3 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज आने लगे थे। और उस टाइम विद इन अ ईयर आई गॉट 45,000 सब्सक्राइबर्स। समय बदला तो अब इंस्टाग्राम का ज़माना आने लगा, ठीक है, दूसरी चीज़ों का ज़माना आने लगा। तो अब मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ा काम शुरू किया, तो अभी नाउ आई हैव मोर देन 20,000 फॉलोअर्स। सो लोगों को काम पसंद आता है और वो लोग उसको पसंद करते हैं, तो उससे आपको और इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने की। तो जब मैंने आपको बताया कि भी रात को आप पहुंचते हो, आपको बात करने के लिए कोई नहीं होता, या होता है तो आपको सुनने के लिए कोई नहीं होता, तो आपने उसके लिए बुक लिखी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बुक लिखी ताकि एक जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो लोगों के सामने आए। Thank you so much viewers for watching the podcast. If you still have some doubts or queries or you want to clarify something, you can contact me on the contact details given on the screen. I'll be more than happy to help you.